हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्विक किक बंसी में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। और आज हम आपके सामने चौथी वीडियो लाए हैं और उसमें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जो राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, उनमें क्या क्या समस्याएं आई और ये राज्यों का पुनर्गठन करना क्यों जरूरी समझा नेताओं ने, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बंटवारे और देशी रियासतें, यानी हमारा देश का विभाजन हो चुका था और देशी रियासतों का विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ, यानी बंटवारा भी हो गया और रियासतों का विलय भी भारत में हो गया। यानी इतने तक ही जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां का अंत नहीं हुआ और भी समस्याएं सामने हमारे आ खड़ी थीं। भारतीय प्रांतों और आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती सबसे अभी सामने थी। यानी क्या था, जो भारतीय प्रांत थे, जो राज्य थे, उनकी सीमाओं का निर्धारित करना अभी बचा हुआ था मामला। इसको समझाना भी बहुत ज़रूरी था। अगर इनका सुलझाना नहीं, उनको नहीं सुलझाया जाता तो आज हमारे भारत में हर जगह पर दंगे हो रहे होते। यानी वो कहता कि हमारे राज्य में घुस गया, वो कहता हमारे राज्य में घुस गया, वो कहता हमारे राज्य में घुस गया। इसीलिए नेताओं ने क्या सोचा कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारित किया जाना चाहिए। इससे विकास भी अच्छा होगा और वहाँ पर जो भी कल्याण की जो नीतियाँ आएंगी वो उस क्षेत्र में बढ़िया तरीक़ा से की जाएंगी। महज प्रशासनिक विभाजन का मामला ना था। यानी ये क्या था, यह महज प्रशासनिक विभाजन का मामला नहीं था। यानी इसमें कोई कानूनी वो नहीं था, जो पुलिस वगैरह का कोई कार्य नहीं था। प्रांतों की सीमाओं को इस तरह तय करने की चुनौती थी कि देश में भाषाई और संस्कृति के बहुल की झलक मिले। यानी पहले ही नेताओं ने तय कर लिया था कि राज्य, यानी पहले क्या हो गया था, नेताओं ने क्या वो बना लिया थी, रणनीति बना ली थी कि देश में शासन कैसे चलाया जाएगा, राज्यों के अनुसार, लोकतंत्र के अनुसार। और राज्यों का जो गठन होगा वो भाषा के आधार पर होगा, यानी भाषा और संस्कृति पर होगा। और राष्ट्र की एकता को खंडित ना हो, यानी इससे क्या हो, राष्ट्र की एकता को खंडित ना हो, ना उस पर आँच आए, यानी कोई बुरी आपत्ति ना पड़े। औपनिवेशिक शासन के समय भारतीय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गईं। यानी औपनिवेशिक शासन के समय जो सीमाएं जो निर्धारित की गई थी वो क्या की गई थी, वो एक सुविधा के अनुसार की गई थी। क्योंकि अंग्रेजों ने तो अपना स्वार्थ देखा था, अपने स्वार्थ के अनुसार उन्होंने सीमा को निर्धारित किया था। भाई जिनको जहाँ तक उनको ज़रूरत थी वो वहाँ तक गए और वहाँ तक उन्होंने सीमाएं निर्धारित की। अब भाई हमें ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या करना, उसने तो अपनी सुविधा के अनुसार उनको क्या किया था, सीमा को निर्धारित किया था। अब वो हमारे लिए खतरनाक था, इसीलिए उसका पुनर्गठन करना जरूरी था। ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्र को जीत लिया उतने क्षेत्र को एक अलग प्रांत बना लिया। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया क्या करती थी, जितना क्षेत्र वो जीत लेती थी उसी क्षेत्र को एक वो राज्य का दर्जा दे देती थी और वो उसके लिए सुविधा के अनुसार वो उसको कार्य को चलाती थी, प्रशासन चलाती थी। ये मगर हमारा तो अलग था ना, क्योंकि हमारा तो देश आज़ाद हो गया, हमारे हाथ में तो सब कुछ आ गया। और हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हाथ में तो पूरा जो क्षेत्र है भारत का उसको देखना था। और प्रांत की सीमाएं इससे भी तय होती थी कि किसी रजवाड़े के अंतर कितना इलाका शामिल है। यानी अंग्रेज जो क्या करते थे वो भी ये भी देखते थे कि रजवाड़े यानी राजाओं का जो शासन चलता है कहाँ तक चलता है, उसका साम्राज्य कहाँ तक है, उसी के हिसाब से और वो अपनी सीमाओं को निर्धारित करते थे, किसकी, राज्यों की। इसके बाद क्या हुआ, हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन बनावटी मानकर खारिज कर दिया। मगर सरकार ने क्या, भाई संस्कृति और उसके आधार पर मत करो, क्योंकि हमारा भारत अभी अभी आज़ाद हुआ है और अभी अभी क्या है, ताज़े जख्म में। अगर हम इन पर नमक डालेंगे तो ये बड़े दुखदाई होंगे और बड़ा दर्द देंगे। ये भी कहना सही था, मगर इस समस्या को हल करना भी उसी समय सही था। उसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वायदा किया था। किसने, नेताओं ने पहले ही वायदा किया था, 2 वायदे किए थे कि पूरे भारत में जब आज़ाद हो जाएगा तो लोकतंत्र कायम होगा, उससे शासन चलाया जाएगा और भारत में जो राज्यों का पुनर्गठन होगा वो भाषा के आधार पर वो राज्य बनाए जाएंगे और सीमा का निर्धारित किया जाएगा। सन 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन हुआ था। यानी नागपुर 1920 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का,
वहाँ पर ही नेताओं ने ये तय कर दिया था, घोषणा कर दी थी कि राज्यों का जो गठन होगा वो भाषा के आधार पर ही होगा, किसी धर्म के आधार पर नहीं होगा। दरअसल इसके बाद से ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था। यानी ये किसने मान लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसको स्वीकृति दे दी। और राज्यों का पूर्ण गठन भाषा के आधार पर होगा, यानी किसने कह दिया? नेता, जो कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने कह दिया। अनेक प्रांतों, कांग्रेस के समितियों और भाषाई इलाकों के आधार पर बनाया गया। यानी फिर इसने उसी समय से, जो 1920 से, इसने क्या कर दिया? अपनी जो समितियां थी, अपने जो क्षेत्र थे, जो कार्यकारी अधिकारी थे, वो भी किसके आधार पर बनाना स्टार्ट कर दिए? भाषा के आधार पर ही इसने बनाना स्टार्ट कर दिया। ये समितियां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के प्रशासनिक और विभाजन को अपने कामकाज से नहीं बरतती थी। यानी ये क्या थी? ये इसको ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई लेन देना नहीं था। आज़ादी के बंटवारे के बाद स्थिति बदली, मगर क्या हुआ? आज़ादी जैसे ही मिली स्थितियां बदल गईं और समस्याएं हमारे सामने बड़ी खड़ी हो गईं। हमारे नेताओं को चिंता हुई, अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो अव्यवस्था फैल सकती है। यानी पहले हमारे भारत में क्या हो रहा था? दंगे हो रहे थे, फसाद हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने खून के प्यासे थे। अगर इनको हम भाषा के आधार पर और एक जगह कर दें तो ये हमारे यहाँ क्या थी? व्यवस्था अभंग हो सकती है, खराब हो सकती है। इसीलिए नेताओं को डर सताने लगा कि अब भारत का भविष्य खतरे में आने वाला है। इसीलिए ये भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने में हिचकिचा रहे थे। मगर इन्होंने पहले ही स्वीकृति दे दी थी नागपुर अधिवेशन 1920 में कि राज्य बनेंगे तो किसके आधार पर बनेंगे? भाषा के आधार पर। देश के टूटने का खतरा पैदा हो रहा था। किसको? नेताओं को लग रहा था कि अब देश क्या है? टूटने वाला है। और हमारे नेताओं को यह भी लग रहा था कि भाषावार राज्यों का गठन दूसरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को ध्यान भटक सकता है। अगर हमने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया तो क्या है, यहाँ पर आर्थिक जो नीतियाँ, जो कल्याणकारी नीतियाँ आएंगी, हम उनको नहीं लागू कर सकते। यानी कोई कहेगा कि ये हमारे, यानी को मराठी जो क्षेत्र है वो कहेंगे वो हमारा अलग है, और जो तेलंगु जो होंगे वो तेलंगु वाले अलग कहेंगे कि हमारे भाई अलग है, हमारे लिए अलग नीति लाओ। इसीलिए भारत के जो नेताओं को इसको डर सताने लग गया। और जबकि देश के इन चुनौतियों की चपेट में था, क्यों? भारत क्या था? चपेट में था। हिंदू था, वो मुस्लिम का प्यासा था, और सिख ईसाई और बौद्ध थे, जैन थे, वो आपस में लड़ रहे थे। यानी सभी हमारे देश में क्या थे? आप सही में लड़ने लग रहे थे। और केंद्रित्व के नेतृत्व में मामले में स्थगित करने का फैसला लिया गया। जो केंद्र सरकार के नेताओं, केंद्र सरकार में जो नेता बैठे थे, उन्होंने क्या फैसला लिया कि हम भाषा के आधार पर अभी राज्य नहीं बनाएंगे, कुछ समय बाद इसके बारे में सोचेंगे। और रजवाड़ों का मसला अभी हल नहीं हुआ था, क्योंकि अभी क्या चल रहा था? रजवाड़ों का विलय चल रहा था, क्योंकि सभी रजवाड़ों ने भारत में विलय नहीं किया। इसीलिए नेताओं ने सोचा भाई अभी ये जख्म क्या है? ताजे हैं। अगर हम अभी इस मामले को और ऊपर ज़्यादा ले जाएंगे तो ये हमारे देश के लिए एक खतरा पैदा कर देगा और ज़्यादा हिंसा फैलने लग जाएगी। और बंटवारे की यादें अभी क्या थी? ताज़ा थी। फिर क्या हुआ भाई कि केंद्र के नेतृत्व में इस फैसले को स्थानीय नेताओं और लोगों ने चुनौती दी। अब जो केंद्र सरकार का जो फैसला आया था, केंद्र सरकार के नेताओं ने ये फैसला लिया था और स्थानीय नेताओं और लोगों ने इसकी चुनौती दी। यानी लोगों ने क्या कहा? भाई आपने पहले तो वादा कर दिया, अब इस बार देखो क्यों नहीं पूरा कर रहे हो आप? इससे तो आपने तो बड़ी वो की, आपने तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है। मगर ये नेताओं का भी उस समय भाई डर लग रहा था कि भारत टूट जाएगा अगर हमने ऐसा भी कर दिया तो। पुराने मद्रास प्रांत में तेलुगु भाषा क्षेत्र का विरोध भड़क उठा। तभी क्या हुआ? इसी बात का नेताओं को डर था, अगर हमने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया तो हिंसा और क्या था? मारकाट होने लग जाएगी। मगर जैसे जैसे केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि अभी हम इस बात को बाद में सोचेंगे, तभी क्या था कि पुराने जो मद्रास में क्या तेलुगु भाषा के लोग क्या थे? विरोध प्रदर्शन करने लग गए। और पुराने मद्रास के प्रांत में आज के तमिलनाडु, यानी आज का मद्रास, पुराना मद्रास क्या था? आज का तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश में शामिल है। यानी जो पुराना मद्रास था वो आज के क्षेत्र में कहाँ पर है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल है। इसके कुछ हिस्से में मौजूद केरल और कर्नाटक में भी, इसके कुछ हिस्से कहाँ पर हैं?
केरल और कर्नाटक में भी है। और विशाल आंध्र आंदोलन, यहाँ पर क्या चला था, एक आंदोलन चला था जो तेलंगाओं द्वारा चलाया गया था। क्या था, आंध्र आंदोलन, जो आंध्र प्रदेश के नाम से अलग राज्य बनाने के लिए चलाया गया था। अक्सर ये पूछा जाता है एग्जाम में कि आंध्र आंदोलन क्या था और ये किस राज्य के लिए चलाया था। आंध्र आंदोलन एक भाषाई क्षेत्र यानी भाषाई राज्य बनाने के लिए एक आंदोलन चला था। और ये क्या किस लिए चला था, ये आंध्र प्रदेश राज्य बनाने के लिए चला था। और ने मांग को मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषा इलाकों को अलग करके एक नया राज्य प्रदेश बनाने को था। यानी तेलुगु भाषा से अलग राज्य बनाने के लिए एक आंध्र आंदोलन चला था। और तेलुगु भाषा क्षेत्र लगभग सारी राजनीतिक शक्तियों मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में था। यानी जो राजनीतिक जो शक्तियां थी जो मद्रास प्रांत में, वो भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में पूर्णता से थी। और ये कह रही थी कि भाई भाषा के आधार पर देश जो राज्यों का बंटवारा हो, सीमाओं का निर्धारित किया जाए। केंद्र सरकार हाँ ना की दुविधा में थी। अब भाई केंद्र सरकार क्या डर सता रहा था कि अगर ऐसा अभी फैसला लिया तो क्या बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है और हमारे आगे समस्याएं बहुत बड़ी गंभीर हो जाएंगी। इसीलिए केंद्र सरकार ना तो हाँ कर पा रही थी ना कर पा रही थी। और उसकी इस मनोदशा ने इस आंदोलन को जोर पकड़ दिया। यानी क्या लोग भड़क गए, ना तो नेता क्या हाँ कर रहे हैं, ना नेता ना कर रहे हैं, तो लोगों में क्या क्रोध फैलने लग गया। वो कह रहे थे भाई हमारे फैसला तो लो, ना करो या हाँ करो। इसीलिए जो आंध्र आंदोलन था बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। कांग्रेस के नेताओं दिग्गज गांधीवादी क्या थे, श्री रामुल्लू क्या थे, एक जो गांधीवादी थे। और ये अनिश्चितकालीन यानी कोई दिन था, कोई निर्धारित नहीं था कि कब तक अनिश्चितकालीन माने होता है कि समय की कोई समय सीमा नहीं है। और भूख हड़ताल पर बैठ गई और 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। यानी वो आंध्र प्रदेश बनाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इसके चक्कर में वो अनिश्चितकाल के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिनों की भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु हो गई। फिर क्या हुआ भाई, मृत्यु हो गई। इससे बड़ी अव्यवस्था फैली और आंध्र प्रदेश की जगह जगह हिंसाएं घटने लगी। जैसे ही गांधीवादी पोटी श्री रामुल्लू मरे गए यानी उनकी मृत्यु हो गई, जैसे ही लोगों को पता पड़ने लगा तो आंध्र प्रदेश में अव्यवस्था फैल गई। यानी क्या हिंसाएं, प्रदर्शन और जगह जगह विद्रोह होने लग गए और अनेक घटनाएं जो हिंसक घटनाएं घटने लग गई और लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल आए। क्या लोग क्रोधित होकर, गुस्सा होकर कहाँ पर निकल आए, सड़कों पर निकल आए। और पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हुए। क्या हुआ फिर भाई, अब जो जनता होती है क्रोध में अगर वो निकल आए तो उसको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने फिर क्या किया, अपने देश को बचाने के लिए, उसको वहाँ पर शांति माहौल स्थापित करने के लिए उन्होंने क्या जनता पर गोली चलाना स्टार्ट कर दिया। इसमें अनेक लोग घायल हुए और अनेक लोगों की जान गई। मद्रास में अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। अब भाई मद्रास में नेता भी इसका साथ दे रहे थे कि आंध्र प्रदेश एक राज्य बनाया जाए और इसीलिए जो अनेक विधायकों ने भी क्या इस्तीफा देने स्टार्ट कर दिया और कहा कि भाई आंध्र प्रदेश बनना चाहिए। आखिरकार 1952 दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नामक अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी। यानी क्या भाषावार पहला राज्य बनने वाला कौन सा राज्य था, भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला कौन सा राज्य था, आंध्र प्रदेश। और ये किस आंदोलन से बना था, आंध्र नामक आंदोलन से। और इसमें कौन से नेता मर गए थे, श्री रामुल्लू पोट्टू। और ये 56 दिनों की भूख हड़ताल पर मृत्यु हो गई थी। और जो 1952 में प्रधानमंत्री ने इसको स्वीकृति दे दी। फिर क्या हुआ, इसमें जो एक छोटा सा मैप दिया गया है, इसमें क्या है, यह नक्शा किसी पैमाने के हिसाब से नहीं बनाया गया, भारत का मानचित्र नहीं है, ये भारत का मानचित्र नहीं है। इसमें दिखाई गई भारत की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को रेखा को बढ़मत ना माना जाए। यानी जो सीमाएं इसकी ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नहीं मानी जाएं। ये क्या था, राज्यों के पुनर्गठन के बाद भारत का प्रशासनिक मानचित्र 1961 का है ये। यानी 1961 में जो भाषा के आधार पर राज्य बन गए थे वो थे। यानी जो
पहला राज्य कौन सा बना था भाषा के आधार पर? आंध्र प्रदेश, ये वाला। ठीक। और इसमें जो आपको मैप में देख लो कि कौन कौन सा राज्य कहाँ पर बना था, और जो मद्रास वाला जो क्षेत्र था वो ये वाला क्षेत्र था, मद्रास वाला। ठीक। और आगे पढ़ते हैं। अब इसमें क्या था भाई? स्ट्रगल फॉर सब्सक्राइबर 1956, वो 26 जुलाई 1953 शीर्षक ये कार्टून उस दौर का माहौल दर्शाता है जब राज्यों को भाषाई वार पर आधार गठित करने की मांग पर जोर पकड़ रही थी। यानी क्या थे ये? तो क्या थी? जनता थी। कौन? ये सारी कौन थी? जनता थी जो आंदोलन कर रही थी। और ये कौन थे? नेता थे बेचारे। नेता दुविधा में थे कि मैं फैसला लूँ तो लूँ क्या, अगर मैं फैसला ना लूँ तो भी समस्या, और लूँ तो भी समस्या। क्योंकि नेताओं को क्या डर सता रहा था? अगर हमने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया तो देश में क्या हो सकता है? माहौल खराब हो सकता है और हिंसा ज़्यादा फैलने लग जाएगी। मगर क्या हिंसा फैलने लग गई और प्रधानमंत्री ने 1952 में आंध्र प्रदेश नामक राज्य की घोषणा कर दी। फिर क्या हुआ भाई? आंध्र प्रदेश गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भाषा के आधार पर राज्यों को गठित करने के लिए संघर्ष चल पड़ा। फिर क्या? जैसे ही आंध्र प्रदेश एक राज्य बना, फिर क्या सब जगह क्या होने लग गई? और ज़्यादा आंदोलन होने लग गए और सभी राज्य कहने लग गए कि भाई हमारा भी भाषा के आधार पर राज्य का गठन करना होगा। और इन संघर्षों के बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 कब? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कर दी। और आयोग का कामकाज क्या था कि सीमांकन मामले को गौर करना था। यानी कि ये किसके लिए बनाई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग ये राज्यों की समय सीमा निर्धारित करने के लिए बनाई गई थी और इसको काम सौंपा गया था कि आप समय सीमा निर्धारित करके राज्य का गठन कर दें। किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, इसी के आधार पर आप राज्य की सीमाओं का निर्धारित कर दें, नामांकन कर दें। और ये कब बनी थी? 1953। इसने अपनी रिपोर्ट को स्वीकार किया और राज्यों की सीमाओं का निर्धारित किया। बोली जाने वाली भाषा के आधार पर वहाँ की बोली जो बोली वहाँ पर बोली जाती थी उसके आधार पर इसने राज्यों की समय सीमा का निर्धारित किया। और आयोग की रिपोर्ट के आधार 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। यानी पुनर्गठन आयोग कब बना? 1953 में। और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हो गया। यानी क्या? संसद में ये पास हो गया कि यही राज्यों को बनाएगी, उसकी देखरेख करेगी, कैसे कौन सी सीमा कहाँ तक निर्धारित की जाएगी, कौन सा राज्य कौन सा बड़ा कितना बड़ा होगा। यानी पूरा जो राज्यों को बनाने का कार्य था वो किसका था? राज्य पुनर्गठन आयोग का। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित बनाए गए। यानी स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। मगर आज के समय में क्या है? 28 क्या है? राज्य हैं और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। फिर क्या हुआ भाई? और बड़ी समस्याएं भी हमारे भारत में आई भाई, क्योंकि नेता तो बेचारे क्या डर रहे थे कि भाई कुछ और ना हो जाए। 5 फरवरी 1956 को शीर्षक में कार्टून राज्य पुनर्गठन की भाषा के विवाद को सुलझाने की क्षमता पर सवाल उठाया गया। आज़ादी के शुरुआती में, यानी आज़ादी के शुरुआती सालों में बड़ी चिंता ये थी, यानी आज़ादी के बाद जब हमारे देश में स्थिति क्या थी कि अलग राज्य बनाने की मांग देश की एकता को आज आ जाएगी। यानी नेता क्या सोच रहे थे? भाई हमारे देश पर इसकी बड़ा प्रभाव पड़ेगा अगर हमने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया। तो आशंका जता रहे थे नेता कि भाषाई राज्य आतंकवाद की भावनाएं पनपेगी। यानी क्या थी? ये एक बुरी विचारधारा पनपेगी और एक क्या थी? ये आतंकवाद की तरह ही एक भावना लोगों के लिए जागृत होगी और नवनिर्मित भारतीय राष्ट्र पर दबाव पड़ेगा। क्यों नवनिर्मित माने होता है कि भारत क्या था? तभी तभी नया बना था, तभी तभी आज़ाद हुआ था। अभी उसने आज़ादी का एक तरह से, यानी जो एक तरीके से हम कोई खाना खाएं या कोई एक तरह से उसका स्वाद भी नहीं चखा था। इसीलिए क्या था? ये नवनिर्मित राष्ट्र था, इस पर दबाव पड़ेगा। क्या था? सोचने लग गए नेता का भी भारत पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा इसका। और जनता के दबाव में आखिरकार नेतृत्व के भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन माना गया।
आखिरकार नेता भी मान गए, क्योंकि नेताओं को क्या, नेता भी परेशान हो गए भाई जनता से, क्योंकि जनता आंदोलन कर रही थी, विद्रोह कर रही थी, और नेता को क्या था, यही डर सता रहा था कि आंदोलन और विद्रोह ना हो। इसीलिए नेताओं ने ये बात मान ली और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और आतंकवाद के खतरे को कमी आएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय मांगों के मानने पर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया और लोकतांत्रिक रूप से कदम उठाए गए, यानी लोकतंत्र के हिसाब से वहाँ पर काम किया गया, नीति लाई गई और जो राज्य का पुनर्गठन एक भाषा के आधार पर हो गया। फिर क्या था भाई, भाषा के राज्य के पुनर्गठन की घटना 50 साल से भी अधिक समय हो गया है, यानी आज जो पुनर्गठन आयोग कब बना था 1953 में, और अधिनियम पारित कब हुआ था 1956 में, मगर आज भी 50 साल हो गए हैं, 50 साल से अधिक समय हो गया है। हम कह सकते हैं कि भाषा राज्य इन राज्यों के गठन के लिए आंदोलन लोकतांत्रिक राजनीति के नेतृत्व में प्रकृति के बुनियादी रूप से बदल दिया है। यानी क्या था, ये आंदोलन चल रहे थे, उन्होंने एक अलग ही रूपरेखा प्रस्तुत कर दी और ये राज्य गठन, जो राज्यों का गठन किया गया। राजनीतिक सत्ता में भागीदारी और रास्ता में एक छोटी अंग्रेज भाषा की विभाजित के लिए बाकाई में क्या थे, खुले एक चुका था, यानी बकायों के लिए खुल चुका था। और भाषावार पुनर्गठन के राज्यों की सीमांकन के लिए क्या हुआ, एक समय रूपा आधारित की गई है, समरूप आधार भी मिला, यानी कहता है एक उसका बेस बना दिया कि इसके बेस के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। किसके बेस के आधार पर, भाषा के आधार पर। बहुतों की आशंका के विपरीत देश नहीं टूटा, मगर क्या था, देश के जो नेता थे भाई, देश टूटने की शंका थी, मगर खुदा वास्ता या भगवान की वास्ता से क्या हुआ कि देश नहीं टूटा और आज भी हम बढ़िया तरीका से रह रहे हैं। इसके विपरीत देश की एकता ज़्यादा मजबूत हुई। इसके विपरीत क्या हुआ, देश में एकता और मजबूत हो गई भाषा के आधार पर इस पुनर्गठन आयोग बनाने के बाद। सभी लोग क्या थे, एकता के सूत्र में और ज़्यादा बंध गए। सबसे बड़ी बात कि भाषावार राज्यों पुनर्गठन के विभिन्न सिद्धांतों को स्वीकृति मिली। और जब हम कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र अपनाया गया तो सीधा सा मतलब है, इतना भर नहीं होता कि भारत में लोकतंत्र संविधान के अमल होता है अथवा भारत में चुनाव करवाए जाते हैं। और लोकतंत्र का होना एक वृहत अर्थ है। लोकतंत्र चुनने का अर्थ है कि विभिन्नताओं को पहचानना और उसको स्वीकृति देना, और साथ ही मानकर चलना कि विभिन्नताओं में आपसी विरोध भी हो सकते हैं। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की धारणा विचारों और जीवन पद्धतियों को बहुलता की धारणा से जुड़ी है और आगे के दिनों में अधिकतर राजनीति इसी दायरे में चलती आ रही है। अब कुछ आगे के इसमें मेन पॉइंट दिए, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, तो ये बहुत बढ़िया है। इसमें पूरे जो एक कॉन्सेप्ट क्लियर दिया गया है कि क्या है कि नए राज्यों का निर्माण, जो भी भाई तेलंगाना हमने पढ़ लिया, आंध्र प्रदेश पढ़ लिया कि कैसे कैसे बना, और भी जो राज्य हैं वो कैसे बने। भाषा राज्यों का पुनर्गठित करने के सिद्धांत को मान लेना अर्थ नहीं था, यानी भाषा के राज्य की जनभाषा के आधार पर राज्य की समय सीमा का निर्धारित करना मान लेना ये अर्थ नहीं था, इसका और ही मतलब भी था। सभी राज्य की तत्कालीन भाषाएं अन्य राज्य के तब्दील हो गई, यानी जो भी राज्य थे वहाँ पर एक एक भाषाएं जो बोली जाती थी वो तो राज्य बन गई। अब भाई जिस देश में जिस राज्य में ज़्यादा भाषा बोली जाती हो, 2-3 भाषाएं बोली जाती हों, फिर उसका भाषा के आधार पर कैसे जनगठन होगा, यानी उसके लिए भी एक नीति बनाई गई। और जिसमें गुजराती और मराठी भाषा बोलने वाले लोग थे, यानी क्या था, द्विभाषा, यानी द्विभाषा माने वहाँ पर 2 भाषा बोली जाती थी। कहाँ पर, बम्बई में। कौन सी, गुजराती और मराठी। और एक जन आंदोलन के बाद 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बन गए, यानी 1960 में क्या था, गुजरात और महाराष्ट्र बन गए। गुजरात और महाराष्ट्र में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, मराठी और गुजराती। कहाँ बोली है, गुजराती कहाँ बोली जाती है, गुजरात में। मराठी कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र में। पंजाब में हिंदी भाषा और क्या थी, हिंदी भाषा और पंजाबी भाषा बोली जाती है। 2 समुदाय के लोग रहते हैं। पंजाब भाषा के लोग अलग राज्य की मांग कर रहे थे। बहरहाल बाकी राज्यों की तरह उनकी मांग 1956 में नहीं मानी गई। 10 साल बाद यानी 1966 में पंजाब भाषा
अलग इलाके को पंजाब राज्य का दर्जा दे दिया गया। यानी 1966 में क्या पंजाब देश भी, पंजाब राज्य भी बन गया। देश नहीं, सॉरी, देश भी बोल रहा हूँ मैं, राज्य है वो, राज्य बन गया। बृहत यानी पंजाब से अलग करके एक हरियाणा बनाया गया। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, इसमें हिंदी भाषा बोली जाती है। फिर क्या हुआ, ये राज्य बन गए। 1972 में एक बार फिर राज्यों का पुनर्गठन का बड़ा प्रयास पूर्वोत्तर में हुआ, यानी पूर्व का जो क्षेत्र है, और असम से अलग करके, जो असम वाला जो क्षेत्र था उससे अलग करके 1972 में मेघालय बनाया गया। और इसी साल यानी 1972 में ही मणिपुर और त्रिपुरा भी अलग हो गए और ये भी एक राज्य बन गए। और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में बन गए। और बावजूद जबकि नागालैंड इसी पहल यानी 1963 में राज्य बन गया। बहरहाल राज्यों के पुनर्गठन में सिर्फ भाषा को आधार बनाया गया, ऐसी बात नहीं थी। कहीं कहीं पर क्या था, उसको भौगोलिक स्थिति के आधार पर भी क्या बनाया था, राज्यों का गठन किया गया था। बाद के वर्षों में अनेक उपक्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृति या विकास के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन को सवाल उठाकर नए राज्य बनाने की मांग की थी। यानी क्या था, हमारी संस्कृति और क्षेत्रीय असंतुलन को सवाल को उठाकर एक राज्य और बनाए गए थे। ऐसे 3 राज्य थे, कौन से, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। ये 2000 में बने राज्य। और राज्य के पुनर्गठन की कथा अभी समाप्त नहीं हुई और देश के अनेक इलाकों में छोटे अलग राज्य बनने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। और महाराष्ट्र में विदृश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश की, पश्चिम बंगाल में उत्तर भाग में राज्य बनाने के आंदोलन चल रहे हैं। यानी आज भी ये मसला क्या सॉल्व नहीं हुआ और आज भी समस्याएं हमारे भारत में हैं। इसमें एक पहली दी हुई है, संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या अपने देश के मुकाबले 1/4 है। यानी हमारे भारत की क्या है, दुगनी जनसंख्या है क्या थे, अमेरिका से। लेकिन वहाँ 50 राज्य हैं और भारत में 100 से भी अधिक राज्य क्यों नहीं हो सकते भाई। सही बात है भाई, वहाँ तो 50 राज्य हैं छोटे से में, और हमारे यहाँ 100 नहीं हो सकते। नहीं हो सकते क्योंकि हमारे यहाँ नेता ही लाऊ खाऊ हैं। नेता अपना स्वार्थ ढूंढते हैं और अपना काम बनता, बस और कुछ नहीं। वो तो उन्होंने तो अपनी कुर्सी से मतलब है। इसीलिए ऐसा भी नहीं है भाई, ज़्यादा राज्य बन जाएंगे तो क्या ज़्यादा व्यवस्था अच्छी होगी और वहाँ पर कल्याणकारी नीति भी हो सकती है। इसीलिए ज़्यादा राज्य बनना सही है हमारे हिसाब से। और आप बताएं कि ज़्यादा राज्य बनना सही है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत। और भाइयों, मैं आपसे हर वीडियो में आपसे गुजारिश कर रहा हूँ और आपसे मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपने मेरे को इस कीमती समय दिया, उसके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।